बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, इस पूरे हफ्ते में हम बैनुल-अक़वामी खबरों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इतना कुछ चेंज हो रहा है, इतना कुछ बदला है कि अगर आपने नज़र नहीं रखी हुई तो ज़रूर रखिए, क्योंकि इससे ट्रिकल डाउन होता है और हमारे पाकिस्तान पर इसका बड़ा असर होता है। अमरीकी सदर जो है मुसलसल जो बैनुल-अक़वामी सतह पर असरअंदाज होते चले जा रहे हैं, और अब जिस तरह से उन्होंने टैरिफ का मास्टर स्ट्रोक खेला था, उसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि उनके जो हरीफ है वो घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगे वो उस टैरिफ के जरिए रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, मईशत की वो बात करते हैं। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए जनूबी कोरिया के शहर बोसान पहुंचे। दोनों के दरमियान मुलाकात को दुनिया भर में तिजारती तनाव में कमी के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है, और मुलाकात 6 साल बाद हुई है। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। जी हाँ, बहुत सी बातों पर हमारा इत्तेफाक हो चुका है, ऐसा कहा गया उनकी जानिब से। उन्होंने कहा मुलाकात कामयाब रहेगी, आज तजारती मुआहिदा हो सकता है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमरीका एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए, हमारे इख्तलाफात मामूल की बात है, बाहमी मुफादात की खातिर मिलकर चलने को तैयार हैं। तो जनाब देखते हैं इस मुलाकात के मजीद भी क्या समरात आपको पता है ना, ये जो टैरिफ का जो मास्टर स्ट्रोक था उनका, उसकी वजह से चीन तो उसकी जद में आया, लेकिन वो ये ट्रंप क्लेम करते हैं कि उसी टैरिफ की जो है वजह से वो जंग रुकवाने में भी कामयाब रहे पाक भारत की। हाँ। और कई जंगें, और ये बारहा इसका एतराफ वो कर चुके हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं और जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं। और 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता रोज़ फिर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स सोशल प्लेटफॉर्म पर जारी अपने पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, लेकिन जो तालिबान है उन्होंने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत ना दी। अताउल्लाह तारड़ का ये कहना था कि अफगान वफ्द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफी हैं और वो नाकाबिले तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। बिल्कुल। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले ही दिन उनको ये अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। साथ उनका ये भी कहना था कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तालिबान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है, और पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और अपनी आवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगा। और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए बरादराना किरदार की पेशकश की। और उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। टोक्यो में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बहुत अच्छे इंसान हैं, फील्ड मार्शल भी अच्छे आदमी हैं और ज़बरदस्त फाइटर हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। बिल्कुल। और ट्रंप अपनी तिजारती सिफारतकारी के जो किस्से सुनाते रहते हैं वो तो बरकरार हैं, उनमें इजाफा होता है, कभी कमी होती है, लेकिन एक चीज़ मुस्तकिल रहती है, वो 7 तैयारों की बात करना कहीं नहीं भूलते हैं, और वो जो है हमारे वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की तारीफ़ करना नहीं भूलते हैं। और इसकी वजह से जो दूसरी जानिब भारत के जो वज़ीर आज़म हैं उन पर क्या असरात पड़ रहे हैं, इसकी अमरीकी जरीदे भी इस बारे में लिख रहे हैं। और उनका कहना है कि वो अब ट्रंप को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सूरत उनका आमना सामना ना हो, ये भी चल रहा है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त आवाज़ें गूंज रही हैं। और भारत की जानिब से जो हम देख रहे हैं कि दीगर अपोजिशन लीडरान हैं वो भी मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इन बातों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब दिफाई तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो मुस्तकिल तौर पर याद दहानी करवाते चले जा रहे हैं और किसी की मेमोरी से ये वाइप आउट नहीं होने दे रहे कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए हैं और उसके बाद उन्होंने जंग रुकवाई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मोदी अवॉइड करने शुरू हो गए हैं और आसियान में भी आपने देखा उन्होंने शिरकत नहीं की। जी बिल्कुल। 10th के बाद आई थिंक पूरा रीजन जो है इसका सिनेरियो बदल गया है, और पाकिस्तान एज अ कंपेटिटर, एज अ पीयर इन द रीजन, और बड़ा अप्रिशिएट होता है। इवन वेस्ट एशिया में भी, टर्की में डिस्कशन होता है कि बीइंग अ स्मॉलर पावर कंपैरेटिवली,
आपने न सिर्फ दांत कटे की बल्कि नया प्रेसिडेंट सेट किया कि हाउ टू डील विद द बुली जो है। तो दूसरा ट्रम्प का ऑल्दो बड़ा लाइटर सा बेसिकली टोन होती है, लेकिन देखें व्हेन अमेरिकन प्रेसिडेंट सेज इट रिपीटेडली, और अमेरिका के पास आपको पता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, सर्वेलेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जो लड़ाई है वो सैटेलाइट थ्रू अमेरिका, चाइना, रशिया और काफी मुल्कों ने लाइव देखी है ऊपर से, तो दे आर वेरी क्लियर कि इनके साथ क्या हुआ है। अभी उन्होंने बात की 7 न्यू लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, तो वो किसके हैं? और उसमें मेरे ख्याल में भी सबसे ज्यादा अगर आप देखें भारत के अंदर बहुत ज्यादा बहस हो रही। राहुल गांधी ने भी आई थिंक सवाल किया है मोदी से कि तुम इतने स्केर्ड हो कि एक आप स्टेटमेंट दे, वहां तो अगर प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहा है तो यू शुड बी एबल टू रिबट इट। यही वजह कि आसियान में नहीं गए, और इसकी मेन आई थिंक रीजन ये थी कि ही वाज स्केर्ड कि कन्फ्रंट करेगा। और आपको पता है कि ये बंदे ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 2014 से भी 11 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि प्लान इंटरव्यूज होते हैं बट ही नेवर डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये टोटल औकात है। बाकी ये भारत की आई थिंक अभी जो जगह है, जिसमें अभी अमेरिका और चाइना का जो मायदा होने लगा है, उसमें कुछ जो आई थिंक कमेंटेटर इंडिया में फील कर रहे हैं कि अभी साइडलाइन कर दिया गया इंडिया को। अच्छा। और जो भी इससे रोल प्ले करवाना गया था, करवाना चाहते थे अमेरिकन या वेस्ट है, वो एक तो नहीं कर सके, दोनों तरफ खेलता रहा, ब्रिक्स में भी और क्वाड में भी। और मे बी देयर इज आल्सो फीलिंग प्रॉब्ली, ऑल्दो इतना कोई राइज नहीं कि, लेकिन दे वर नॉट लाइक अ थर्ड आप कह रहे हैं कंट्री और पावर टू राइज। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो है इट विल बी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो जाएगा, भारत को अपनी जगह पे लाया जाएगा। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दूसरी जानिब आप खासी गहरी निगाह रखते हैं तमाम मामलात पर। पाक अफगान मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, क्या वजह है आपके ख्याल में? क्या मेजर रीजन रही? क्या कोई इख्तियारात वाकई काबुल हुकूमत के पास नहीं है, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने भी ये जिक्र किया? ये मेरा अपना ओवरऑल जो ओपिनियन है, थोड़ा हिस्ट्री को देखना जी, इस पे मैं आता हूँ एग्जैक्टली, बिकॉज टचिंग हमसे तो हम बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे थे इस्तांबुल टॉक्स को, कि ये एक शटर जोन है। 200 साल में 70 वॉर्स हुई अफगानिस्तान एंड सराउंडिंग, लास्ट 40 ईयर के सिर्फ एक क्विक रन डाउन, मतलब इनकी तमाम जो रिजीम चेंज की, लीडरशिप चेंज वायलेंट हुई है, मतलब इसमें मारे गए लीडर, सरदार दाऊद, देन यू हैव मोहम्मद तरक़ई, फीजुल अमीन, बबरक कार, एक लिस्ट है, फिर डॉक्टर नजीबुल्लाह, तालिबान 1, फिर 2 आप कह रहे रिजीम्स आई अशरफ गनी वगैरह की, जो बेसिकली अमेरिकन सपोर्ट से करने, फिर तालिबान 2, और ये इनकी एक लाइफ आप कह लें लाइफ टाइम होता है इनके रिजीम का। मेरे ख्याल में इनका भी शायद टाइम आ गया, बिकॉज दैट इज अ वेरी टिपिकल मूवमेंट बाय तालिबान, कि आपने अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बना के रखी, कोई इंक्लूसिविटी नहीं है, 2 करोड़ खवातीन को आपने बंद किया, ये सबसे आई थिंक क्लोजेस्ट नेबर सपोर्टर का पाकिस्तान के साथ आपने बिगाड़ ली भारत के कहने। तो मेरे ख्याल में की शेल्फ लाइफ जो खत्म हो चुकी है। बाकी मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में आपने डील करना है जो भी बैठा हो काबुल में, बट इट्स अ शटर जोन जियोग्राफिकली भी और पोलिटिकली, और ये साइड जो कभी स्टेबल नहीं होगी। मे बी यू विल फाइंड कि अगले साल शायद एक नई गवर्नमेंट आ जाए। तो बाकी हरदर्मी है यहाँ पे, जो अफगान डायस्पोरा है हमारे साथ रिसर्च में भी है, अच्छे लड़के हैं। एक तो नोबडी वांट्स टू गो बैक, नंबर 2 पाकिस्तान से लाखों अफगान नहीं वापस जाना चाहते, ईरान से नहीं जाना चाहते, क्या वजह? और वो कहते हैं जी कि इनकी एरोगेंस और जहालत है, 2 रीजन। तालिबान रिजीम इज एरोगेंट और जाहिल है, ना कोई पढ़ा लिखा बंदा है, और नारों पे बस चल रहे हैं। बाकी थोड़ी सी फूक इनको दी हुई है इंडियन ने कि ठीक है जी आप इधर से इनको ऑप्स करते रहे, बाकी औकात कोई नहीं है। इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी दे विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस, दैट कुड बी रिजीम इटसेल्फ। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ अगर हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि ऐसा ही हो और उनकी जो ये झड़पें हैं उससे जो है इक़्तिदार बदल जाए, तो उस सूरत में भी आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी ताल्लुकात में, या फिर ये जो सर्द मोहरी जारी है ये बरकरार रहेगी? मेरे ख्याल में इसमें कुछ हो सकता है। लाइक अभी देखिए जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो अहमद मसूद लीड कर रहे हैं, जो बेसिकली देखें ना, और बड़ी कमिटी है, ताजिक्स हैं, हज़ारास हैं, कोरिस्तानी है, फिर उज़्बेक्स है, इस तरह फारसीदान बेल्ट है, तो इसमें सारे तो नहीं है लेट्स से जिनको सो कॉल्ड कहते हैं पश्तून, तो उनको एक तो इंक्लूड नहीं किया। दूसरा देयर इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस, वहाँ पे सप्रेशन, अभी वाखान से भी खबरें आ रही हैं कि जो प्रोविंस है वहाँ पे बदख्शान में काफी ज्यादा फाइट्स हो रही है इन फैक्शन के दरमियान। तो शायद क्योंकि लास्ट 20 ईयर तालिबान से पहले तो चले आप कह रहे हैं कि एक सिस्टम था जिसमें तालीम को कुछ ऐसे खवातीन भी पढ़ती थी, फिर बिजनेसेस ग्रो किए, ब्यूरोक्रेसी बनी थी, तो फिर आके हमने स्मैश कर दी। तो अगर वो फैक्शन आते हैं तो शायद रियलाइजेशन हो कि पाकिस्तान के साथ आपने को एग्जिस्ट करना है, ब्रदर चीजें ठीक हो जाए। लेकिन आई फोरसी अ वेरी आई थिंक अनस्टेबल 2025 एंड 26 जो भी रह गया,
जिसमें अनस्टेबिलिटी रहेगी राइट। अच्छा, तो जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ का बयान का हमने जिक्र किया, आपको लगता है कि यही रीज़न है, जिस तरीके से उन्होंने यही कहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एक छोटे से महदूद पैमाने की जंग में जो है वो मुलव्वस रखना चाहता है और उसके लिए फिर वो काबुल इस मकसद को अमली जामा पहना रहा है, और उनका ये भी कहना है कि इंडिया काबुल में सरायत अब कर चुका है और काबुल के जरिए एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो शुरू की है। जो इंडिया के साथ हुआ है उससे क्या ये अफगानी भी सबक नहीं सीख रहे, जो जिस तरीके से हमने उनको मई में बताया है कि किस तरीके से अगर एक अच्छे पड़ोसी पर अटैक किया जाए तो फिर उसका जवाब कैसे देता है? ये चीजें तो इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट बड़ी क्लियर है, और ये आपकी बात ठीक है कि भारत ने हजीमत उठाने के बाद उनको एज ए प्रॉक्सी यूज किया है, पैसे का लालच भी दिया होगा। मैं मोटी बात करता हूँ, ये बहुत ज्यादा क्लेमेंट बनते हैं नौकरी का, सोशल मीडिया पे इस्लाम का और हिस्ट्री का, कि आप बेसिकली लेफ्ट से आप कहते हैं बुत शकन की औलाद है, महमूद गजनी, हालांकि महमूद गजनी उसकी गवर्नमेंट, तो आप फिर बुत प्रश्नों के कदमों में बैठ गए ना जाके, जब आपको अपने इंटरेस्ट की फिक्र हुई या पैसे की, तो इट्स एब्सर्ड, और ये इनकी लॉजिक अभी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, भारत ट्राई कर ले, मैंने बताया ना कि भारत जो है अभी ट्रम्प सामने को बीच में आई थिंक जिक्र किया था कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कहता है कि पाकिस्तान एग्रीड और उसके बाद जो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से बच गए, न्यूक्लियर डस्ट की उन्होंने बात की, ये मजाक नहीं है। दो न्यूक्लियर पावर जो आई थिंक आमिर चीफ भी कह चुके हैं कि दिस विल बी, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी लिमिट, एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। मोदी साहब इन्फो ऑप्स के लिए यूज कर रहे हैं मिलिट्री को, चाहे उनके मिलिट्री लीडर्स हैं, चाहे आईएनएस विक्रांत है या एक्सरसाइज है, इस तरह की बड़ी एक्सरसाइज पाकिस्तान भी करता रहता है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, दे हैव ट्राइड इट, they can keep trying and इंशाल्लाह ताला इनको इसी तरीके से जवाब मिलेगा। बगैरी साहब, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो तो टैरिफ के जरिए बहुत सारा जो है बहुत सी जंगें रुकवाने के भी क्लेमेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आपने कहा कि इट्स ऑल अबाउट मनी फॉर देम, और इंडिया जो है इस वक्त प्रॉक्सी जो लड़ रहा है वो पैसों के जरिए ही लड़ा होगा, तो क्या हम कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार कर सकते जिसमें तिजारत को फ़रोग दिया जा सके, जिसमें तिजारत की ऑफ़र की जा सकती है, क्योंकि हमारे करोड़ों की जो है वो तिजारत होती है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो आपको नहीं नजर आता कि ऐसा कोई रास्ता जिसमें वो कमाई भी कर सके और उसके साथ जो है वो अमन भी बहाल रख सके? ये पाकिस्तान के पास एक्चुअली लिटरली बहुत ज्यादा लीवरेज है, इंक्लूडिंग वहां ट्रांजिट ट्रेड है, कॉरिडोर्स है। आपको पता है कि चाहे गैस हो, चाहे लेट्स से मूवमेंट ऑफ पीपल है, लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल सारा कनेक्टेड है टू अफगानिस्तान। इट शुड बी रियलाइज्ड बाय, आई थिंक पाकिस्तान ने तो बात की है, जब पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान जो ट्राइलेटरल मैकेनिज्म में ये बात एक्सपेंशन ऑफ सी पैक की, तो बेसिकली इट वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अल्टीमेटली लेट्स से अगर इंडिया भी है पता तो शायद उस तरफ भी रास्ते खुल सकते हैं। फिलहाल तो आई थिंक मोदी साहब वहां पे बैठे हैं, तो ये चीजें आई एम श्योर डिस्कस में रियलाइजेशन भी है इनके। थोड़ा मैंने बताया ना एरोगेंस और कीड़ा है कि पता नहीं हम क्या चीज है, वो इंशाल्लाह ताला जब निकल जाएगा तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि आसियान इजलास में भी इसी डर से जिस तरह से मोदी साहब ने शिरकत नहीं की, तो बिहार के अहम इंतखाबात हैं और जब भी इंतखाबात होते हैं तब कोई ना कोई इस तरह की हरकत उनकी जानिब से ज़रूर की जाती है, जैसे पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए और वो ज़रा अपने नंबर टांक लें। आपको लगता है जो अब कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब की बार इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू अटैक करेगा इस्लामाबाद पर, और इस तरह की काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या ऐसा रिस्क लेगी मोदी सरकार दोबारा? देखें, एफर्ट तो डेफिनेटली जहाँ भी पाकिस्तान इंडिया की बात है तो दे विल ट्राई टू अंडरमाइन वो एक जहाँ स्पेस मिलेगी। मैंने कहा अभी लेट्स से दे हैव सम स्पेस इन अफगानिस्तान, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फिर नुकसान बहुत ज्यादा होगा। बाकी बिल्कुल जब भी इलेक्शन हुए भारत में, चाहे लोकसभा के हों चाहे इनके स्टेट्स के हों, पाकिस्तान और मुस्लिम कार्ड ये पक्का है कि बीजेपी ने खेलना ही खेलना है। लेकिन इस बार दे हैव अ वेरी टफ टाइम। उसमें जो अपना तेजस्वी यादव है या राहुल गांधी है, उनकी कोलिशन बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अभी लेटेस्ट सर्वे ये कह रहे हैं कि शायद ये लोग हार जाएं, एंड देन इट स्टार्ट्स अ रोल बैक। बीजेपी की जो पावर है इंडिया में वो आज तक रोल बैक होना शुरू होती है। दैट्स व्हाई स्टेक्स आर हाई। बाकी देख लें, ये नवंबर भी गुजर जाएगा, हम शुरू जुलाई से सुन रहे हैं, मई से ऑनवर्ड भी ये कर देगा वो कर देगा, ये चीजें चलती हैं। ब्रिगेडियर साहब, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अब, चूंकि हमारे मुज़ाकरात उनसे नाकाम हो गए हैं और जो इस्तांबुल में 4 दौर मुकम्मल होने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए, अब इनके स्टांसेस पर किस तरह से तवज्जो रख रहे हैं? क्योंकि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसमें तो हम आगे हैं, हम जानते हैं कि अगर आमना सामना सीधे तरीके से हुआ तो उसमें ये बहुत पीछे हैं हमसे। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि जिस तरीके से ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो इन पर क्या कड़ी नज़र अब रखी जा रही है? क्योंकि अब इनमें किसी तरह से हमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर उनकी जो धमकियाँ आ रही हैं, उस सूरत में क्या किया जाएगा?
ये जो आई थिंक गुरिल्ला वॉर की आप बात करें, गुरिल्ला वॉर इफेक्टिव होती है अपने मुल्क में, लेट्स से ऑक्यूपायर, पाकिस्तान का ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ। आप जो है किसी प्रॉक्सी के जरिए ठीक है लिमिटेड आप कार्रवाइयां कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में भी जो मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस ऑफ, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे केपी हो, डिसीजन यही कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ये क्रश किया जाएगा टू द डस्ट। तो ये इंशाल्लाह खत्म होगा। बाकी इफ दे डू समथिंग लार्ज ऑन द बॉर्डर तो फिर उसका रिस्पांस आपको पता ही है। अभी भी खबरें आ रही है कि 5 बड़े लीडर्स को बता दिया गया अभी आप मूव करते रहे तो अफगानिस्तान में जगह बदलें, तो इतना फियर तो है ना, फिर आराम से फिर लैंड क्रूजर में बैठ के आप कर नहीं सकेंगे, फिर वो थोड़ा बोरा वाली बात ही होगी इनके साथ। शायद इनको आई थिंक अकल आ जाए, हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट, देयर सीन इट, कैपेबिलिटी क्या है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मिसाइल पावर है, आपके सैटेलाइट्स हैं, आपके ड्रोन्स हैं, ये कोर्स है। जी जी राइट। तो ड्रोन्स तो अभी भी फजा में मौजूद हैं और ज़राए इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि वो हमारे पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं। अच्छा बगीरी साहब, एक और बात, जो मुआहिदा जिस बात पर नाकाम हुआ है वो ये है कि ये लिख के देने को तैयार नहीं थे कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या इसके अलावा भी आप कोई और अनासिर देख रहे हैं जो कार फरमा थे जिसकी वजह से इन्होंने मुआहिदे से इन्होंने बैक ऑफ किया? ये एक तो सच्ची बात है कि अगर ये लिखते हैं ऑनेस्टली देन दे एक्नॉलेज दैट दे वर सपोर्टिंग टेरर। और अभी तो देखें 21st सेंचुरी का थर्ड डिकेड में आप छुपा नहीं सकते, एविडेंस भी है, बाकी स्टेट्स के पास भी एविडेंस है, चाइना के पास है, अमेरिका, अभी कतर और टर्की के सामने सारी चीजें प्रेजेंट हुई तो ये चीजें एक्सपोज होगी। तो मेरे ख्याल में उसमें डेफिनेटली भारत का प्रेशर भी था, और बट मे बी इन द लॉन्ग रन दे रियलाइज कि इसके अलावा चारा कोई नहीं, बिकॉज इसमें अफगानिस्तान या तालिबान के लिए विन विन सिचुएशन है इफ दे बिहेव लाइक अ स्टेट। तो शायद चीजें जो है उस तरफ जाए, लेकिन फिलहाल we should be, I think, तो बगीटी साहब, अगला कोई दौर मुज़ाकरात का आप होता हुआ देख रहे हैं और वो कामयाब भी हो सके? जिस तरह से पहले जो दोस्त ममालिक है उनकी एंट्री हुई, उन्होंने सालसी की कोशिश की है, टर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, तो ऐसा कुछ वो करेंगे आगे इन फ्यूचर ताकि मामलात जो है वो अफाम तफहीम से हल हो जाए और दोनों ममालिक के लिए यही बेहतर है? इसमें दो सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन अलजी साहब ईरान ने भी सुना ऑफर की है कि जब ये सारी बातचीत चीजें अभी सारी ओपन, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो टर्की में नहीं पता थी या मिडिल ईस्ट में चीजें भी जब बहस हुई, सारी चीजें बाहर। एक चीज है कि पाकिस्तान का स्टांस जो प्रूव हो गया है कि मेनली इट इज वन पॉइंट एजेंडा और टेररिज्म नहीं हुई। तुर्की का अपना एक स्टांस है कि टेररिज्म जब होता था पीके के या तो सीरिया में उन्होंने एक बफर जोन बनाया हुआ था और बल्कि है अभी तक 20 किलोमीटर का। इसी तरीके से इराक में स्ट्राइक्स हुए, तो दे आर आल्सो वेरी क्लियर। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट डजंट वांट इट, अभी सऊदी अरेबिया के साथ मजीद चीजें आगे बढ़नी है। रीजन विद इट्स नॉट ओनली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा रीजन अफेक्टेड है। इसमें चाइना है, जिसमें ईरान है, रशियन है, तो शायद प्रेशर बढ़ेगा और जो हो सकता है कि इसका एक और दौर जो है वो स्टार्ट हो बेस्ड ऑन जो डिस्कशन हुई। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अफगानिस्तान की जो सिचुएशन थी उस कर रहे थे, ट्रंप के हवाले से जो चीन में मामला जारी हैं और आज जो मुआहदे का ऐलान हो सकता है उस पर भी हमने बात की। और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप जिस गर्मजोशी से पाक भारत जंग की बात करते हैं, आप अफगानिस्तान की बात करें और इसमें भी शायद वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं। देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की बात करते हैं। उनकी ज़ेर सदारत इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दीन का सही रास्ता दिखाकर आसानी पैदा करने वाले उलमा हमारा फ़ख्र है। सियासत करने का हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना, कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ज़रर पहुंचाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करे और उसके हाथ में बंदूक हो और वो अपने साथियों को ये पैगाम दे रहा हो कि इनको मार दो। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि सैकड़ों लोगों के जाँ बहक होने का झूठ फैलाया गया। अडियाला में बैठा हुआ शख्स 400-600 लोग जाँ बहक होने का ट्वीट करता है। अडियाला में बैठा हुआ शख्स वहां से ट्वीट कर रहा है इमरान खान कि 600 लोग हलाक हो गए, और ये वो शख्स था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में घुस के गोलियां चलाई थी और लोगों को मारा था। क्योंकि अपनी जमात कमज़ोर हो गई, उसने देख लिया कि निज़ाम चल पड़ा, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई, वो वहाँ से बैठ के फिर मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं।
और इजलास में तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान की खसूसी शिरकत और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ की हिमायत भी कर दी है। इजलास में उलमाए कराम ने क़याम अमन के लिए हुकूमत की काविशों की तायद भी की है। सील होने वाली जो मसाजिद का इंतज़ाम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के सपोर्ट करने की हिदायत भी कर दी गई है। ये तक अपडेट थी, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो आज फिर एक बार जिक्र करेंगे पाकिस्तानी खानों और जायकों का, क्योंकि ये जायके मकामी नहीं बल्कि आलमी हैं और इस बात का सबूत अक्सर पाकिस्तानी शेफ आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करके देते रहते हैं। आज भी एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी ही पाकिस्तानी बासलाहियत शेफ जिन्होंने लंदन में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनिया इमरान की, जिन्होंने यूके नेशनल करी वीक कुक ऑफ 2025 जीत कर सबके दिल जीत लिए। ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं था, ये एक ऐसा कौमी कुक ऑफ था जिसमें पूरे बरतानिया के बेहतरीन घरेलू शेफ्स ने हिस्सा लिया और हर राउंड में नए चैलेंजेस, सरप्राइजेस, रेसिपीज और सख्त जजेस के फैसले उनका इंतजार कर रहे थे। मगर सनिया इमरान ने हर मरहले पर अपने एतमाद, महारत और तख्लीकी अंदाज से सबको हैरान कर दिया। उनका कमाल सिर्फ खाना पकाना नहीं बल्कि अपने जायकों में जज्ब, एहसास, रिवायत और तख्लीक को यकजा करना है। और सबसे खूबसूरत बात कि ये सनिया ने जो खतीर इनामी रकम थी वो लंदन के एक मारूफ अस्पताल को अतिया कर दी, क्योंकि उनके बकौल कुकिंग इज़ अबाउट कनेक्टिंग हार्ट्स एंड गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। मजीद सनिया हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इतनी कामयाबी के पीछे कहानी क्या है। बिल्कुल सनिया, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो ये टाइटल जीतने के लिए, और दूसरा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है आपको ये टाइटल क्यों मिला? थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। टाइटल इसलिए मिला कि आई थिंक मुझे पैशन है बहुत खाना बनाने का, खाना बना के लोगों को इकट्ठा करने का, अच्छी मेमोरीज इकट्ठी करने का। एंड आई हैव अ सोशल मीडिया पेज एज सनियाज किचन जिस पे मैं अपनी रेसिपीज लोगों को सिखाती हूँ। तो वहीं से ये नेशनल करी वीक वालों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप आएँ और कंपटीशन में हिस्सा लें, तो वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। और एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जो ये कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट करने का, और ख़ास तौर पर जब आपको कुक ऑफ चैंपियन का टाइटल मिल गया तो तब आपके क्या एहसासात थे? कंपटीशन में हिस्सा लेने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने सीखा बहुत कुछ है, और हेक्टिक इतना ज़्यादा था क्योंकि इसमें हमें पहले से तैयारी नहीं की गई थी कि हमने कंपटीशन में बनाना क्या है। हर राउंड से पहले जजेस अपनी मर्जी की रेसिपीज हमें देते थे कि ये आपने तैयार करनी है, और वो डिफरेंट साउथ एशियन रेसिपीज थी। वो कई रेसिपीज ऐसी थी जो मैंने पहले से कभी बनाई नहीं हुई थी। तो इट वाज रियली चैलेंजिंग इन दैट सेंस कि हमने रेसिपीज को खराब नहीं करना, जो जजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से बनाना है, बट मैंने अपने थोड़े थोड़े ट्विस्ट अंदर ऐड किए थे अपने एक्सपीरियंस से, जो उनको बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और ये क्या साउथ एशियन रेसिपीज तक ही मखसूस था या कि कोई सेगमेंट था जो साउथ एशियन रेसिपीज के लिए था? ये ऐसे था कि यूके में हमारा देसी खाना बहुत पसंद किया जाता है, करीज इसको कहते हैं, करीज बहुत पसंद की जाती हैं, और उसी की एप्रिसिएशन में ये यूके में एक हफ्ता नेशनल करी वीक मनाते हैं। अच्छा। पूरे हफ्ते में डिफरेंट, यहाँ पर ऑलमोस्ट 14,000 देसी रेस्टोरेंट्स हैं, साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक पूरे हफ्ते में उन रेस्टोरेंट्स को, खाने को, सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग कि बीइंग लिविंग इन यूके वो हमारे खानों को सराहते हैं, पसंद करते हैं। तो बस उसी हफ्ते में ये कंपटीशन हमारे खानों में तो ऑयल बहुत होता है और अमूमन जो है वो ऑयल अवॉइड करते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते। हाउ डू यू मैनेज दैट? बस ऐसे होता है कि क्योंकि हमारे खाने अच्छे ही ऑयल के साथ बनते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के लिहाज से। जहाँ पर आपको पता है कि ऑयल कम यूज करना है वहाँ कम यूज करें। दावतें ज्यादा हैं तो दावत में आई थिंक ऑयल के बगैर बनाएंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, तो सनिया मुझे ये बताएं कि ये जो कंपटीशन था, मुकाबला था, इसके राउंड्स कितने थे, और आपके खानों की सबसे अच्छी बात जजेस को क्या लगी जिसकी उन्होंने तारीफ की? जिस तरह से आपने कहा कि कुछ फ्यूजन आप ऐड करती जा रही थी अपनी डिशेस में, तो वो क्या फ्यूजन था और क्या सबसे अच्छा लगा जजेस को? मैंने इस कंपटीशन में 5 राउंड्स थे और मैंने 4 आउट ऑफ 5 राउंड्स जीते थे। और जजेस को मेरा प्रेजेंटेशन और मेरा पैशन और मेरी हर डिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था शुरू से, क्योंकि आई वाज रियली
into my challenge के अगर मैंने इसमें हिस्सा लिया है तो I want to get somewhere। और अगर कुछ नहीं, अगर जीतूंगी नहीं तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के तो निकलूंगी। बट उनको मेरी डिटेल, हर चीज में डिटेल और ट्राइंग माई बेस्ट फॉर परफेक्शन, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो सनिया, जिस तरह से भी अली ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तानी और जो बरतानवी खाने हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, तो आप दोनों कल्चर्स के जो फ्लेवर्स हैं उनको बैलेंस कैसे करती हैं फिर? जी, यहाँ पर बस यही है कि आपको दोनों कल्चर्स के फ्लेवर को बैलेंस करना पड़ता है। सिर्फ स्पाइस लेवल थोड़ा सा अच्छा लगना पड़ता है, अच्छा थोड़ा सा मीडियम रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब भी हमारे घर में गेट टुगेदर्स हुए हैं, अगर इंग्लिश कम्युनिटी हमारे घर में आई है, उनको हमारे खाने हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ फ्लेवर्स। बिल्कुल। और सनिया, मैं यही पूछने वाला था स्पाइस लेवल का, क्योंकि उनके लिए इट्स टू हॉट, हम जो खाते हैं इट्स टू हॉट फॉर देम। आप उसका माइल्ड ही रखती हैं, क्योंकि उन जजेस को जिन्होंने इसको चखना होता है वो शायद उसे बर्दाश्त न कर सकें जो हम खाते हैं नॉर्मली। जी, आई थिंक ये ना इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कई आप गोरों से भी यहाँ पर मिलेंगे तो वो हमसे ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं, तो आपको अब पता नहीं है कौन ज्यादा खाता है, किसका एक्सपीरियंस कितना है। बट ओवरऑल दे रियली लाइक करीज हेयर। हमारा जो साउथ एशियन खाना है, हमारा देसी खाना बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। एंड आई थिंक ये अप्रिसिएशन हमारे सबके लिए बहुत अच्छी है कि वो हमारे लिए नेशनल करी वीक मनाते हैं। और उन्होंने मुझे बीइंग फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और मैंने फिर कंपटीशन जीता भी, आई फेल्ट रियली प्राउड। और आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और पाकिस्तानी खानों का भी, जिसके हम सब बड़े शौकीन हैं। अच्छा, मुझे बताएं सनिया कि हमने सारी बातें तो कर ली आपसे, जर्नी आपका शुरू कैसे हुआ? आप शेफ कैसे बन गई? क्या सबसे पहले ऐसी एक अच्छी चीज आपने बना ली जिसके बाद आपको लगा कि भाई मैं शेफ बन सकती हूँ, या मुझे तो मैं कुकिंग एक्सपर्ट बन सकती हूँ? जी, अच्छा, मैं प्रोफेशनली अभी भी मैं आईटी में यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए फुल टाइम एज अ प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर काम करती हूँ और मेरी 9 to 5 जॉब है जो कि मैं साथ मेंटेन कर रही हूँ। और अभी मैं प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ, इस जस्ट मैंने सोशल मीडिया पे सनियाज किचन के नाम से अपना पेज शुरू किया जहाँ पर मैं रेसिपीज बना के शेयर करती हूँ, ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेसिपीज, बहुत सर्च करके, बहुत प्रैक्टिस करके कि लोगों को अच्छी लगे। और मुझे इतना अच्छा हमेशा रिस्पॉन्स आता है। मेरी अचार चिकन की रेसिपी पूरी दुनिया में इतनी पसंद की गई, नियरली 20 मिलियन वो क्रॉस कर गई थी। तो वहीं से लोगों ने मेरी रेसिपीज पसंद करना शुरू की और मैंने अपना सोशल मीडिया को मेंटेन रखा। बस अब मैं साथ जॉब और अपना सोशल मीडिया ये दोनों लेके चल रही हूँ। अभी प्रोफेशनल कितना टाइम आपको लगता है? यानी आप 9 to 5 जॉब करती हैं, उसके बाद अपना एक पेज चलाती हैं और फिर आपकी अपनी फैमिली भी होगी, किस तरह से बैलेंस रखती हैं आप? जी, बैलेंस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया बहुत टाइम लेता है, स्पेशली जब आप फुल रेसिपी बना के रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके पोस्ट करते हैं, उसमें नियरली 6 to 7 आवर्स एक रेसिपी के अंदर चले जाते हैं जो सिर्फ 1 मिनट की वीडियो होती है। बस चीज़ ये है कि आपको अगर किसी चीज़ का शौक होता है ना और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में, मुझे शौक है कि मैं इंग्लैंड में अपने पाकिस्तानी खानों को आगे लेकर चलूं और जॉब भी मुझे अपना प्रोफेशन, अपनी फील्ड और अपना करियर बहुत अच्छा लगता है जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। तो मैं इन दोनों को कोशिश कर रही हूँ बैलेंस करके आगे लेकर चलूं। हम यही उम्मीद और दुआ करेंगे कि आगे भी इसी तरह चलता रहे। अच्छा, मुझे बताएं सनिया कि किसी भी डिश में मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी यानी उसकी असलियत बरकरार रखते हुए क्रिएटिविटी शामिल कैसे की जाती है? ये बहुत मुश्किल काम है और जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मेरा मेन कंसर्न यही था कि हम होम कुक्स हैं, हम प्रोफेशनल शेफ्स नहीं हैं, तो मैं इस लेवल पे कैसे कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। जो फाइनल राउंड की डिश थी वो बिल्कुल हमारी होम कुकिंग की तरह नहीं थी, वो टोटली डिफरेंट थी, जिसमें आपने मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि वो आपको सर्व करते हैं मीट डिफरेंट स्टाइल से, वेजिटेबल्स डिफरेंट स्टाइल से, सॉसेस डिफरेंट। तो वो जो रेसिपी थी वो हमारे फेमस रेस्टोरेंट मिशेलिन स्टार शेफ की रेसिपी थी जो मैंने बनानी थी। तो बस ये है कि हमारे एक्सपीरियंस से जो हम थोड़ा बहुत बाहर खाते रहते हैं रेस्टोरेंट से, तो उसको थोड़ा सा ज़हन में रखते हुए मैंने उस रेसिपी को तैयार किया। वो एक बड़ी फेमस राजस्थानी डिश थी जो हमने एंड में बनानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रेसिपी अच्छी बन गई और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी जो कि जजेस को बहुत अच्छी लगी थी। राइट। तो सनिया ये भी बताइएगा कि आमतौर पर हम रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं खाना खाने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर कर रही होती है, जितना अच्छा लगेगा उतना खाने को दिल करेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जब आप ये रेसिपीज़ अपलोड कर रही होती हैं
उसको किस नज़र से आप बनाते हैं? क्योंकि हम अमूमन देख रहे हैं यूके से बहुत सारे शेफ्स जो हैं जो अपना पेज चला रहे हैं और अपने जो है ना यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं जो काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऑडियंस क्या देखना चाह रही होती है? जी, मैं अपने सोशल मीडिया सनियास किचन के थ्रू लोगों को मेजॉरिटी मेरे पास आती हैं बहुत से यंग लोग, लड़कियां, और जो रेसिपीज बनाते हैं, मैं उनको ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेसिपीज दे रही हूँ और साथ साथ मैं मेरी हर कोशिश होती है हर रेसिपी के बाद उसको सर्व करने का तरीका बताऊँ। तो मैं उसके अंदर किसी अच्छे से पॉट में या कोई सर्विंग डिश हमेशा शेयर करती हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसको किस तरीके से लोग सर्व कर सकते हैं। और ये हमारी कम्युनिटी को छोटे छोटे आइडियाज बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि यूके में रहते हुए हमें लोगों को जोड़ना, दावतें करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी फैमिलीज नहीं होती हैं। तो खाना आई थिंक इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि लोगों को कनेक्ट करके रखता है। हाँ, अच्छा सनिया, आपकी अपनी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप बनाती हैं और आपको खुद बहुत लजीज लगती है? और क्या घर वालों की भी वही फेवरेट डिश है, इसका बार बार तकाजा होता है, या फिर घर वालों के लिए कुछ डिफरेंट है उनके लिए कि सनिया ये बनाए और आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ और बनाएं? जी, मैंने हमेशा वही डिश बनाई है जो घर वालों को अच्छी लगती है। कभी नहीं सोचा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये आपकी अपनी फेवरेट कौन सी है, पहले ये बताएं। ये बड़ा मुश्किल सवाल है मुझे। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लाहौर से कोई है, एक तो होगी जिसकी आपको खुद को क्रेविंग होती होगी, यार ये अब मैं बहुत अभी इस वक्त क्रेविंग हो रही हो? अभी यहाँ पर सुबह के 4 बजे अभी कोई नहीं हो रही हमें जरूर होनी शुरू हो गई है। जो आपकी डिशेस और वो सब कुछ विजुअल साथ साथ चल रहे हैं ना, वो हमें देख देख के जरूर क्रेविंग शुरू हो गई है फूड की। आप बताइएगा प्लीज। मुझे ऑथेंटिक लाहौरी खाने बहुत पसंद है, जिस तरह हमारी निहारी, हमारे कढ़ाई गोश्त और जो सुबह के हमारे नान, चने, ये सारी जो टिपिकल लाहौरी चीजें मुझे वो सारी बहुत अच्छी लगती है। हलवा पूड़ी, बिल्कुल हलवा पूड़ी। ये भी बताइएगा कि आपको भूख लग जाएगी? मुझे भूख तो वाकई लग रही है साथ साथ। अच्छा सनिया, ये बताइएगा कि आपने बताया 14,000 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14,000 के करीब जो है वो रेस्टोरेंट्स मौजूद है वहां पर और काफी अरसे से काम कर रहे हैं, यानी उनको तो दहाइयां हो चुकी हैं वहां काम करते हुए। आपको क्या लगता है कि इस किस्म की जो इवेंट्स होते हैं जिसमें आपने टाइटल भी जीता है, उसमें कितनी शिरकत होती है उनकी और कितनी दिलचस्पी रखते हैं वो? क्योंकि ये एक किस्म की हमारे खानों की प्रमोशन है, हमारे रेस्टोरेंट्स की प्रमोशन है इस हफ्ते में। और क्योंकि यहाँ पर गोरों की भी कम्युनिटी है, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, मैक्सिकन, इंग्लिश, सब, तो उन सब में फिर हमारा खाना उस तरीके से प्रमोट होता है। तो ये नेशनल करी वीक के बिहाइंड जो है ये पूरी गोरे थे जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था कि आपने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है। इसमें जो बैकग्राउंड है वो देसी कम्युनिटी से नहीं था, लेकिन उन्होंने जो जजेस थे वो हमारे यहाँ पर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के शेफ्स जो मास्टर शेफ के विनर हैं और जो ग्रेट ब्रिटिश मेन्यू से उनका बैकग्राउंड है उनको रखा। बट आई थिंक इट्स, देखें कि बाहर के मुल्क में रह के साउथ एशियन खानों को सराहना, उनको एक स्पेस देना, आई फेल्ट रियली प्राउड कि ये हमें एक थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है कि इनका भी खाना वैल्यू रखता है। डेफिनेटली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सनिया इमरान हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से कंपटीशन उन्होंने जीता है, पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, पाकिस्तानी ख्वाबों का भी नाम रोशन किया। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। शामिल करते हैं सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें आज बात हो रही है तरगनीफ की नॉवल बाप और बेटे को क्यों अजीम नॉवल करार दिया जाता है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक्सप्रेसो किताब में आज एक ऐसी किताब पर बात करनी है जिसने अपने बाद, यानी जब वो किताब शाया हुई तो उसके बाद आने वाली बहुत सारी किताबों का उसने रुख मुतय्यन किया, एक नई जहत दी। रशियन लिटरेचर जो है उसके अंदर फादर्स एंड सन्स एक ऐसा नावल है जिसको एक बहुत ही बुलंद मकाम हासिल है। आइवन तरगनीफ जो है ये उर्दू में तरगनीफ लिखते हैं, रशियन प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है। तरगनीफ जो है उनका जब फादर्स एंड सन्स 1862 में आया तो ये एक बिल्कुल नया मौजू था, यानी नाइलिज्म पे वो बात कर रहे हैं। एक ऐसा करैक्टर लेके आते हैं जो बिल्कुल हर चीज़ से इनकारी है। वो इस हद तक इनकारी है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता, वो किसी ट्रेडिशन को नहीं मानता, हत्ता कि मोहब्बत को नहीं मानता, बल्कि आर्ट को नहीं मानता, किसी चीज़ को नहीं मानता। और वो साइंस का एडवोकेट है, मतलब साइंस का तालिब इल्म है, और वो नाइलिस्ट है। और ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मौजू जिसने आने वाले बहुत सारे शाहकार, बहुत बड़े जो नावल थे उनकी बुनियादी किरदार के तौर पे आने वाले राइटर्स ने अपनाना था, लेकिन पहली जो ईंट रखी गई
वो तरगनीफ ने रखी और वो 1862 में रखी। और जो नायलिस्ट हैं बेज़रोफ, यानी इसके अंदर जो करैक्टर है, इतना खूबसूरत करैक्टर उन्होंने बनाया। और वो करैक्टर जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हर चीज़ का इनकारी है और वो कोई कम ज़हीन है, वो एक इंतहाई ज़हीन फ़र्द है। इसमें एक और चीज़ जो बहुत खूबसूरत बताई गई इस नावल में कि नाइलिज़म जो है वो कोई वन डायमेंशनल चीज़ नहीं है, ये बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है। और उस कम्प्लेक्सिटी को बहुत खूबसूरती के साथ तरगनीफ ने, जब उसको मोहब्बत होती है बेज़रोफ को, तो वो जो पसपा होता है उस मोहब्बत से मुतासिर होता है जिससे वो इनकारी है, तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी जो है उसको दिखाया गया। फिर जो ओवरऑल जो करैक्टर्स की सेटिंग है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी कमाल है कि उन करैक्टर्स की सेटिंग में ये देखिए कि एक नायलिस्ट को दिखाना है, यानी कि ऐसा इंसान जो कि हर चीज़ से इनकारी है, वो रवायत से इनकारी है, इदारों से इनकारी है, हर चीज़ से इनकारी है, और ये एक बीमारी है। और इस बीमारी का जो शिकार फ़र्द है उसको माशरे में किस तरह दिखाना है, उसको उसका वालिद दिखाया गया। वालिदा जो मुकम्मल तौर पे जज्बाती, एक इमोशनल टिपिकल खातून है रशियन, और वो अपनी जागीर में रहते हैं। और उनका जो वालिद है वो एक ट्रेडिशनलिस्ट है, मतलब मुकम्मल तौर पे रवायत पसंद, लोगों के काम आने वाला, मोहब्बत करने वाला। और इसी तरह जो उसके चचा हैं वो एक आलिम आदमी है, यानी वो साहिब इल्म है, बहुत उनको शौक़ है, लेकिन वो ऑफकोर्स नायलिस्ट नहीं है। तो ये सारे सेटिंग, और उनके जो अरकादीन का दोस्त है वो भी बड़ा कमाल है, वो एक बैलेंस्ड किस्म की पर्सनैलिटी है। और ये इस तरह पूरी स्टोरी आगे बढ़ती है। आप नावल पढ़िएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका इख्तिताम जो है वो बहुत ही उन नावलों में इसका शुमार किया जा सकता है जिसका इख्तिताम बहुत ही इमोशनल, बहुत ही तकलीफ़ दे और कभी ना भूलने वाला है। अब मैं ऑफकोर्स ये आपको नहीं बताऊँगा कि उसका इख्तिताम क्या है, क्योंकि वो आप ख़ुद पढ़ेंगे तो आपको वो ना सिर्फ पूरा नावल लुत्फ़ देगा, बल्कि 1862 को कॉन्टेक्स्ट में ज़हन में रखिएगा। फिर सबसे अहम चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि ये वो नावल है जिसके बाद क्राइम एंड पनिशमेंट आता है, या नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड आता है, या टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस आता है। यानी हमें ऐसे लगता है जैसे ये जो बहुत बड़े देव थे, बहुत देव कामत किस्म के जो राइटर्स थे, दोस्तोयेव्स्की, टॉलस्टॉय, इनके कहीं शैडो में, इनके कहीं साए में गुम हो गए तुर्गेनिव। हालांकि तुर्गेनिव जो है वो ख़ुद भी बहुत बड़े राइटर थे, और किसी तौर भी हम नहीं कह सकते कि उनका कद किसी तौर भी इनसे कम था, लेकिन वो किसी शैडो में आ गया। और उसकी वजह कुछ है कि रशियन नेशनलिस्ट जो हैं, जो नेशनलिस्ट थे, कौम परस्त थे रशियन, वो उनको पसंद नहीं करते थे, बिकॉज वो यूरोपियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थे और यूरोपियन कल्चर को पसंद करते थे। तो तुर्गेनिव क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त जो है वो यूरोप में गुजरा था। खैर, फादर्स एंड सन्स इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि जब भी हम देखते हैं कि हम अगर साइकोलॉजी में देखते हैं, या फ़िलासफ़ी में देखते हैं, या एग्जिस्टेंशलिज़म देखते हैं, वजूदी फ़लसफ़ा देखते हैं, इन तमाम अलूम मुख्तलिफ़ जहतों को देखते हैं, तो डेफिनेटली हम एक सफ़र करते हैं कि ये पीछे कहाँ से ये आइडियाज़ निकले, कहाँ से हम पीछे की जानिब सफ़र करते हैं। और ये जो जदीद दुनिया के इस तरह के आइडियाज़ हैं, ये मोस्टली आप देखेंगे कि ये 19वीं सदी के वस्त में जो एक बहुत बड़े राइटर्स आए, उनसे होते हैं, शुरू होते हैं, और बहुत सारे उलूम की दाग बेल पड़ती है उनकी इतनी बड़ी किताबों की वजह से। और ये जो बहुत सारे सर्टन आइडियाज़ हैं, उनको जब आप पीछे जाएँ तो एक फादर्स एंड सन्स की जो अहमियत है वो बहुत ही इस हवाले से अहम है कि उसने मुकम्मल तौर पे एक नया एक रुख मुतय्यन कर दिया, एक डायरेक्शन दे दी। क्योंकि उससे पहले मोस्टली जो नावल्स हैं, या ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं, ये इसमें एक ग्रैंडर था, यानी इसके अंदर बादशाह थे, इसमें शहजादे थे, उसमें इस तरह का, या परियां, देव, हर चीज़। लेकिन ये रियलिज़म के हवाले से भी फादर्स एंड सन्स को एक बहुत अहम तरीन मकाम हासिल है कि बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे, किसान की सतह पे तुर्गेनिव जो हैं वो इस लिटरेचर को लेके आए। उसके बाद ये सफ़र टॉलस्टॉय से भी होता हुआ, और फिर दोस्तोयेव्स्की से लेके, गोरकी से लेके, फिर एक लंबा सफ़र है। लेकिन एटलीस्ट एजाज़ जो है, ये बहुत बड़ा एजाज़ जो है, ये तुर्गेनिव को हासिल है। फादर्स एंड सन्स का तर्जुमा जो है वो बाप और बेटे किया गया, जो कि जेलम बुक कॉर्नर शाया किया, वो ज़रूर पढ़िएगा। गो के मेरा ख्याल है कि ये जो तर्जुमा है इसका बाप और बेटे, ये शायद उस तरह मीनिंग कन्वे नहीं करता। मैंने सुना है कि इंतज़ार हुसैन ने इनका तर्जुमा किया था इसी नावल का, और उन्होंने कहा था नई पौध, और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा करीब है उस मीनिंग के, क्योंकि फादर्स एंड सन्स भी शायद ओरिजिनल रशियन का कोई ऐसा मीनिंगफुल तर्जुमा नज़र नहीं आता। नई पौध जो है वो कहीं काफ़ी हद तक करीब है। सो ये नावल पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत नावल है, फादर्स एंड सन्स, आइवान तुर्गेनिव। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जरा बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो एक भूचाल आया हुआ है उसकी। इन हाउस तब्दीली की कोशिशें जारी हैं और वज़ीर आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने पीपल्स पार्टी से नए कायदे-ए-वान का नाम सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। अपने हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और जारी मनसूबों के हवाले से गारंटी मांग ली है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी क़यादत अब इख्तलाफात का शिकार हो गई और वज़ारत उज़्मा के उसूल के लिए 4 मुतवक्के उम्मीदवारों के दरमियान जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गई है। 36 अरकान की हिमायत का दावा करने वाली पीपल्स पार्टी ताहाल तहरीके अदम एतमाद जमा नहीं करवा सकी है और जो इनकी डेडलाइन थी जो उन्होंने दी थी वो भी गुजर गई है। उम्मीदवारों की तादाद 2 से 3 और फिर 4 हो गई है। अब पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन के बाद फैसल राठौर और सरदार याकूब भी मैदान में कूद पड़े और तमाम उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर रखी है। कई उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के लिए अपने नाम की अफवाहें फैलाने में भी सरगर्म है। 2 साल कबल भी 2 हफ्तों तक पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी थी। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ना आने पर कुरा चौधरी अनवारुल हक के नाम का निकला था और माजी में भी मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने और वज़ीर आज़म नामजद करने पर आमादगी जाहिर की थी। पीपल्स पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से तब कोई नाम सामने नहीं ला सकी थी और 2 हफ्तों तक मुस्लिम लीग के जो ताउन के बावजूद वज़ारत उज़्मा का नाम फाइनल ना करने पर चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म फिर बना दिया गया था। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, आसिफ रज़ा मीर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा मुजफ्फराबाद। आसिफ कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आसिफ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शायद अनवारुल हक साहब जानते हैं कि वो खुद किस तरह से आए हैं, तभी वो बज़िद हैं अपनी सीट पर विराजमान रहने के लिए और वो कहते हैं कि बजरिया अदम एतमाद ही आप आए क्योंकि वो जानते हैं कि कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी जैसे पहले बरकरार रही थी। आपका भी यही ख्याल है? देखिए, अगर पहले रोज की बात की जाए जब ये अदम एतमाद की बात चली थी तो उस वक्त शायद जो फिजा थी वो प्राइम मिनिस्टर के हक में नहीं थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है और जो हवस इक्तदार है और हर शख्स वज़ारत उज़्मा का ख्वाहिशमंद है, इस ख्वाहिश ने, उस हवस इक्तदार ने आने वाले दिनों को मजीद पेचीदा बना दिया, मुश्किल बना दिया। कभी मुस्लिम लीग नून के साथ डेडलॉक है, कभी नाम अनाउंस नहीं हो रहा और इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने, जैसे कल हमने खबर ब्रेक की थी, इसी तरह आज इस प्रोग्राम के जरिए हम दूसरी बड़ी खबर ये ब्रेक करना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया है कि आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के कबल वक्त इलेक्शन करवाए जाएं। मुस्लिम लीग नून को यह खदशा है कि अगर पीपल्स पार्टी का जो वज़ारत उज़्मा का ये मामला अदम एतमाद की सूरत में चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर या कोई और नाम बन जाता है तो इस वक्त एक बड़ी रकम 10 से 20 अरब रुपए से जायद की रकम मौजूद है, फिर बहुत सारी तैनातियों का मामला है, बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, तो ये आइंदा इलेक्शन पर असर अंदाज होंगे। इसलिए मुस्लिम लीग पहले तो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, अब इनको बहुत कलील वक्त देना चाहती है। तो ये एक नई आजमाइश का सामना है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। तो ये सूरत हाल बन चुकी है। कल फिर जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इनको तलब किया गया है, वहाँ फिर इनसे मशावरत होगी और तमाम उम्मीदवार इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म यहाँ बैठकर इस खेल को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लग रहा है बज़ाहिर तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा मजबूत है या फिर आपको लग रहा है कि पिछली बार की तरह ही होगा? देखिए, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के अंदर 2 नाम जो है वो सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि उस पर ये इत्तेफाक राय भी है, जो माहिरीन है सियासी उमूर के वो भी ये कह रहे हो, पीपल्स पार्टी के जराए भी कह रहे हैं कि चौधरी लतीफ़ अकबर जो स्पीकर कानून साज असम्बली है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन इस वक्त ईवान के अंदर, वो और चौधरी मोहम्मद यासीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर हैं, ये इस वक्त बहुत इनके दरमियान नेक टू नेक मुकाबला है। लेकिन आप किसी सूरत सरदार याकूब खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको और फैसल मुमताज राठौर जो एक नया नाम इन हुआ है, बड़े मुतहर्रिक और यंग है, इनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर जैसे हम हर प्रोग्राम में कहते हैं, जैसे हमें अब्दुल क़य्यूम खान नियाजी की सूरत में एक सरप्राइज मिला था, तो कोई सरप्राइज भी हो सकता है। तमाम अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, नाम जो है वो आखिरी वक्त में एक बंद लिफाफे की सूरत में यहाँ पर आएगा, खुलेगा। लेकिन उससे पहले की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद 2 रोज कबल जमा होनी थी, ताहाल जमा नहीं हो सकी और आज भी इससे कुछ इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। फिर इस्लामाबाद तलब किया गया है और वहां पर बुलाया गया है। मुस्लिम लीग नून भी इस सूरत हाल में उनका ये कहना था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और इन्होंने ऑफर किया मुस्लिम लीग नून को कि आए हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस इतने कलील मुद्दत के लिए इनका हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी आजमाइश है कि 7-8 माह के लिए इक़्तिदार लेना और फिर अवाम को फेस करना
ऐसी सूरत में कि जब एक्शन कमेटी की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारा गमो गुस्सा है, इज़्तिराब है, बहुत सारे सवाल है इशराफिया से मुतल्लक, हुकूमतों से मुतल्लक, और अवाम आए रोज की तब्दीलियों से तंग आ चुके हैं। वो निजाम में तब्दीली चाहते हैं, वो चेहरों में तब्दीली नहीं चाहते, और यहाँ पे बारियां लगी हुई हैं, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा। ये बड़ा जुल्म है इंतजाम के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। आसिफ, अब ये बताइएगा कि आपने बताया कि जो उम्मीदवार हैं, बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की जानिब से कितने उम्मीदवार हैं? पहले 2 बताए जा रहे थे, 3, अब 4 बताए जा रहे हैं, लेकिन गैर एलानिया तौर पर जो पार्टी की तरफ से जिसकी तौसीक नहीं भी की गई है, वो भी कुछ उम्मीदवार हैं जो बता रहे हैं कि हमें भी कंसीडर किया जा रहा है। तो आपने बताया कि बंद लिफाफे के जरिए जो है ये फैसला होगा। आपको लगता है कि फैसला हो जाएगा, ये रफा दफा हो जाएगा मामला? नहीं, देखिए, अब सूरत हाल से इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, इतनी ये बात जुबान ज़दे आम हो चुकी है कि अगर अब अदम एतमाद नहीं होता तो न सिर्फ पीपल्स पार्टी को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, साथ उसकी जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के वो लोग के जो इस वक्त हुकूमत को छोड़कर पीपल्स पार्टी से जा मिले, इनका क्या मुस्तकबिल होगा। ये 36 लोग जो है, इनका मुस्तकबिल क्वेश्चन मार्क हो चुका है, और बाज़ लोगों को ये भी इल्म है कि आइंदा आने वाले वक्त में शायद वो इस अमली का और इस ऐवान का हिस्सा ना हो, वो आखिरी बारी समझ कर खेल रहे हैं। तो चूंकि इसमें पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की आला क़यादत भी इन्वॉल्व थी, मुस्लिम लीग नून ना चाहते हुए भी, देखिए कितना बड़ा आप इसको नाइंसाफी कहें कि वो जमातें जो दोनों इस इक़्तिदार का हिस्सा थी और अभी तक उन्होंने उनके वज़रा ने रिजाइन भी नहीं किया, तो ये अपने ही खिलाफ अदम एतमाद कर रहे हैं। और इस्लाम ये पहला अदम एतमाद है जिसका इतना चर्चा सुनने को। अच्छा आसिफ, आपकी गुफ्तगू से इसी तरह लग रहा है कि जितने नाम सामने आते जा रहे हैं, जो क़यादत भी दे रही है और जो खुद भी कूद रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह का एक सरप्राइज मिल जाए, जिस तरह से चौधरी अनवारुल हक आए थे, ये 4 नाम भी पीछे रह जाएं और एक 5वां नाम आगे आ जाए जिसका जिक्र भी ना हुआ हो। जी बिल्कुल, आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर ये रिवायत रही, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उस वक्त सरदार तनवीर इलियास समेत बहुत सारे लोग वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, तो अचानक गैर मुतवक्के तौर पे अफजल क़य्यूम खान नियाज़ी, जैसे हमने कहा था कोई सरप्राइज हो सकता था, तो वो सरप्राइज मिला लोगों को। तो पीपल्स पार्टी से भी कोई बात नहीं कि अगर इनके दरमियान इसी तरह की जबकलिश, इसी तरह के इख्तलाफात और लॉबिंग का सिलसिला जारी रहता है, तो कोई ऐसा शख्स जो गैर मुतनाज़े हो, जिस पे कम लोगों का एतराज हो। देखिए इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उन्होंने चौधरी लतीफ अकबर और चौधरी मोहम्मद यासीर समेत इन लोगों के हवाले से जो पार्लिमानी पार्टी और टिकट होल्डर्स हैं, इनके साथ बुला के आरा भी ली है, इनसे मुशावरत भी की है, और फिर उसके बाद कोई एक पैमाना मुकर्रर हुआ है जिसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया, और ये बताया गया कि पार्टी क़यादत ऐलान करेगी। कल जब जो खबरें चली थी उस पर आला क़यादत ने काफी बरहमी का इजहार किया कि फैसला तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने या आला क़यादत ने करना है, आप ये खबरें क्यों मैनेज करके चलवा रहे हैं। तो कल जब खबरें मैनेज हुई, हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए तहकीक की और तस्दीक करने के बाद ये बताया कि अभी तक ये नाम फाइनल नहीं हुआ, और देखिए कि इस वक्त जो है ना ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल आसिफ, तो आपको लगता है ये जो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसमें से भी कोई नाम सामने आ सकता है? नहीं, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक का बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये बारी किसी को देना नहीं चाहती। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस वक्त एक खतीर रकम जो है वो चौधरी अनवारुल हक और इस हुकूमत ने महफूज रखी थी, उनको नहीं यकीन था कि हालात ऐसे हो जाएंगे और हमें देना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी और बाकी लोग ये चाहते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर इलेक्शन जीतना है, अगर माहौल बनाना है, तो ये जो इतनी बड़ी रकम इस वक्त मौजूद है, और फिर बहुत सारी तकर्रियों का भी मामला है और भी बहुत सारे रियासती मसाइल हैं, तो इन तमाम चीजों को रखकर अगर इलेक्शन में जाना है, और जो इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट आजाद कश्मीर के अंदर, चूंकि सियासी जमातों पर से लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, उस एतमाद की बहाली की कोशिश है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोशिश शायद उस तरह बराबर साबित ना हो सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आसिफ रज़ा मीर हमारे साथ मौजूद थे, और कश्मीर में क्या सूरत हाल बनी हुई है इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे पाकिस्तानी से जिनकी मंजिल बुलंदियों को छूना है और दुनिया के सबसे बुलंद मकामात पर पाकिस्तानी परचम लहराना है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों को सर करने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा अली मेमन की। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन ने सातों बरे आज़म हैं, उनकी बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का सफ़र मुकम्मल करके तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है, और असद अली ने ओशियाना की सबसे बुलंद चोटी सर करके आलमी सतह पर मशहूर 7 समिट्स चैलेंज को मुकम्मल कर लिया है। असद अली ने 2019 में यूरोप की माउंट एल्ब्रस, जबकि 2020 में जनूबी अमेरिका की एकानकागुआ को सर किया, और 2021 में किलिमंजारो अफ्रीका की, और 2022 में शुमाली अमेरिका की
माउंट देनाली को सर किया था और 2023 में उन्होंने एशिया और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था, जबकि रवां साल के आगाज में अंटार्कटिका की माउंट विंसन को भी सर किया था। मजीद पाकिस्तान की बासलाहियत और बाहिम्मत कोहिमा असद अली मेमन हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो असद मुबारकबाद देंगे आपको, इतना बड़ा कारनामा है आपका, आप सातों बरे आजमों की जो बुलंद तरीन चोटियां हैं वो सर कर ली हैं, ये एजाज आपके लिए कितना बड़ा है और अपने रिकॉर्ड्स पर आप कितने खुश हैं? मैं बहुत प्राउड हूँ। प्राउड इसलिए हूँ कि मेरा ताल्लुक पहाड़ों से नहीं है। जिनका ताल्लुक पहाड़ों से होता है वो पहाड़ को सर करते हैं तो उनकी खुशी बताने के काबिल नहीं होती, बहुत ज्यादा। मैं तो गैर पहाड़ों वाला बंदा हूँ, तो मेरी खुशी तो उनसे बहुत ज्यादा है। हम रहते हैं जीरो लेवल पे, जहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। वहां से जाके मैंने दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में जाके ये कर दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो उससे ज्यादा मुझे खुशी, प्राउड हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज से पहले हमारी पूरी तारीख में, पूरे मुल्क की तारीख में नोबडी फ्रॉम सदर्न बेल्ट हैज एवर बीन टू द पहाड़, और उसने कभी कोशिश भी नहीं की। तो इसलिए मैं ज्यादा अपनी कामयाबी पे तो हूँ ही हूँ, ऑब्वियसली आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, लेकिन मैंने उस सोच को, उस मिथ को चैलेंज किया कि कभी किसी ने ट्राई भी नहीं किया था, क्या पता हम ना कर पाए, हम मर जाएं। तो डर की वजह से, इस होप की वजह से। दुनियावी सतह पर तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कामयाबी है ही, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक पर्सनल लेवल पर भी आपकी बड़ी अचीवमेंट है। तो असद, साथ ही बताइएगा कि प्लान कैसे किया कि आप सातों बड़े आजमों में जाएंगे, उनकी चोटियां सर करेंगे जो सबसे बुलंद तरीन चोटियां हैं, और उसके साथ साथ अंटार्कटिका की जो ये माउंट विंसन का जो आपका एक जो है ये एडवेंचर है, इसको कैसे आपने तैयार किया? बहुत मुश्किल है सर। अगेन माउंटेनियरिंग की दुनिया, कोपेमाई की दुनिया में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। मुख्तलिफ लोग जिनके सफर में गामजन होते हैं। मैं क्योंकि एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखता हूँ जिसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इतने ज्यादा वसाइल नहीं है कि हर अपनी ख्वाब को पूरा कर सकूं। तो क्योंकि मुझे इस माउंटेनियरिंग का शौक तो था, लेकिन अपने ख्वाब को मैंने कोशिश की कि रियलिटी पे बुनियाद रख के कोई ऐसा ख्वाब देखूं जो मैं कर भी सकूं। तो इसलिए मैंने 7 समिट चूज किया कि जो मैं बगैर किसी से मेहनत किए हुए, बगैर किसी के पास बार बार जाके फिर मैं डिसर्ट हो जाऊं, इससे बेहतर है खुद मेहनत करूं और जो मेरे काबिले विद इन माय फिजिकल बाउंड्रीज में भी हो। ऐसा ना हो कि मैं आंख भर के सोचूं कि मैंने K2 पे जाना है, मैंने एवरेस्ट पे जाना है, जो कि हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि अगेन आप ये सोचें कि मेरी पैदाइश गिलगित स्कर्दू में नहीं हुई, मेरी पैदाइश लाड़काना की गर्मी में हुई है। तो ये सोचना कि मैं फौरन से पहले किसी 8000 पहाड़ पे जाऊं और ये कर लूं तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने ख्वाब भी वो देखे जिसको मैं कर सकूं और बाद में अपने आप को मनवा सकूं। अब आप मुझे K2 पे भेज सकते हैं, अब आप मुझे नंगा पर्वत पे भेज सकते हैं। अच्छा, फिर यही वजह है कि आपने टॉप 14 का सब लोग ख्वाब देखने आए, आपने फिर 7 बड़े आजमों की बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का सोचा। मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे यादगार पीक कौन सी रही और कौन सी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रही? जिस तरीके से अली भाई ने कहा, यकीनन अंटार्कटिका वाज माय मोस्ट मेमोरेबल थिंग। उसकी वजह बहुत है। ठंड से बर्दाश्त करना, ठंड से लड़ना, वहां पे पाकिस्तानियों का नामो निशान नहीं है अंटार्कटिका में। आप किसी को कहेंगे कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए पहाड़ सर करने, तो वो 2 मिनट तो आपको हैरत से देखेगा। तो उस सारी कैफियत से गुजर के मैंने वहां जाके पहाड़ सर किया। मेरी जिंदगी का अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यादगार, चैलेंजिंग ये नहीं था कि मैंने बस बिल्कुल, वो तो सारा जमा हुआ बरे आजम है और एक पहाड़ चढ़ना एक अलग चैलेंज है, लेकिन इसके साथ साथ सर्दी से जूझना एक दूसरा चैलेंज है। दोनों के लिए तैयारी मुख्तलिफ होती है। और इसमें आप एक और फैक्टर लगाएं ना सर, इसमें आप फैक्टर लगाएं कि मेरी पैदाइश और मेरी अपब्रिंगिंग है कहाँ पे, तो वो एक और फैक्टर उसमें डल जाता है कि जी आप ओके, यू हैव टू बी अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू बी एबल टू गो टू द माउंटेन्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिशंस हैं जिसको करना है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, उनके बारे में भी हम आपसे जानते हैं, लेकिन असद ये बताएं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जितनी पीक्स अभी तक आपने की हैं सब बड़ी एडवेंचरस थी और सब ही बड़ी मुश्किल तरीन पीक्स हैं।
आपने इस मुश्किल वाली शेयर की जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए रही, कोई ड्रावना या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जहाँ पर आपको जाकर लगा कि बस मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, या फिर मैंने गलती कर दी है यहाँ तक आके? गलती तो नहीं, लेकिन डर बहुत लगा। 2023 में जब मैं एवरेस्ट को सर करने गया, 30 दिन की मेहनत के बाद हम बीच में पहुंचे थे एवरेस्ट के, और पता चला हमारे 2 दोस्तों की डेथ हुई है। लिटरली उन लोगों की जिनके साथ मैंने 30 दिन गुजारे हैं। हम रास्ते में हैं और पता चला कि जी एक की जो है वो कहीं से फॉल हुआ है, कहीं से गिर गया बेचारा, और एक जो है वो मिल नहीं रहा। तो इस कैफियत के साथ हमने आगे अपनी कंटिन्यू करनी थी क्लाइंब। क्या मैं आगे जाऊं, क्या मेरे साथ भी वो चीज होगी, या मैं वो सारी चीजों को इमोशनली थोड़ा सा साइड करके करूं। तो एवरेस्ट में उन दोनों लोगों की, मेरे अपने दोस्तों की, ग्रुप के दोस्तों की डेथ वाज वन फैक्टर जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि यार मैं वापस तो ना जाऊं। पाकिस्तान से इतनी मुश्किल से आया हूं, लेकिन जिंदगी तो अगेन अहम है, पहाड़ तो वहीं पे होंगे। लेकिन अल्लाह ताला का करम था कि मैंने थोड़ा सा अपने आप को हौसला दिया। वहां पे आपको समझाने वाला कोई नहीं है, वहां पे आपको इमोशनली स्टेबल करने वाला भी कोई नहीं है। पहाड़ों में देयर इज नोबडी टू, मेडिकल तो बहुत दूर की बात है, आपको मेंटली समझाने वाला और असिस्ट करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो लोग ज्यादा मरते हैं। आपको घर की याद आती है, आपको अपनी वालिदैन, अपनी बीवी बच्चों की याद आती है, और इन्हीं सब फैक्टर से लड़ के फिर जाके अपने पहाड़ से लड़ना होता है, फिर जाके अपने पहाड़ को सर करना होता है। बिल्कुल, तो ये सारी बहुत चैलेंजेस हैं। आप पहाड़ सर करने की बात करना और एक्चुअली में करना दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। असद, साथ ये भी बताइएगा कि आपने प्लानिंग इसकी की और फिर उसको किया भी, मुकम्मल भी किया। अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं? और दूसरा ये कि क्या जब भी आप कोई पहाड़ सर करने जाते हैं, क्या अकेले करते हैं या ग्रुप की सूरत में करते हैं? मेरी कोशिश हमेशा और ख्वाब ये होता है कि मैं अकेला करूं, लेकिन कभी भी अकेले नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है किसी पहाड़ को अकेले करना। और जो भी अमवात होती हैं, जो भी लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, वो मोस्टली ऐसी गलतियां करते हैं जो अकेलेपन की वजह से होती हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी इन अ ग्रुप ऑफ मिनिमम 2, ज्यादा जितना होंगे अच्छे होंगे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप गिर जाए कहीं पे तो एक बंदा तो आपको उठाएगा, कोई और तो फौरन हेलीकॉप्टर तो आपके पास नहीं आएगा, उसको भी घंटे लगेंगे। लेकिन जो आपका दूसरा साथी होगा वो कम से कम आपको गड्ढे से या क्रेविस से निकालने में हेल्प करेगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। और मेरी अपनी ये होती है कि मैंने जिंदगी के कुछ और साल गुजारने हैं, और जो आप मुझसे पूछ रहे थे मेरा अगला मिशन क्या है, पहाड़ चढ़ते रहेंगे। हर जिंदगी में हर साल कोई पहाड़ होगा, लेकिन जो मेरा अगला मकसद है वो इस फिल्म में एक ऐसा इदारा बनाना है जहाँ पे मैं अपने जैसे लोगों की जो पहाड़ों पे आना चाह रहे हैं, मेरे टाइम में सर नहीं था, देयर वाज नो रोल मॉडल जो मुझे बता सके, जिसको मैं देख के अपने वालिदैन से लड़ सकूं और उनको मोटिवेट कर सकूं कि बेटा पहाड़ों पे जाना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। तो मैंने एक बहुत रिस्क लिया अपनी जिंदगी का इस्लामाबाद जाके। हर कोई नहीं ले सकता, सिर्फ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कराची से हैं या शक्कर से हैं जो इस्लामाबाद जाके, हालांकि उनको शौक भी होगा, लेकिन वो माउंटेनियरिंग की सीखें नहीं ले पाएंगे। तो मेरा आने वाले 5 सालों में जो मकसद है कि सिंध में एक ऐसा अदारा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी एकेडमी हो जहाँ पे माउंटेनियरिंग में लोग आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बड़ा अच्छा इरादा है आपका, अल्लाह करे कि आप इसमें कामयाब हो। इन दी एंड मुझे क्विकली ये बताइएगा कि अगली कौन सी पीक है जिस पर आपका निशाना है और आपने अब सोच लिया कि उसको सर करना है? वर्ल्ड मोस्ट फेमस, हमारी सबसे बुलंद तरीन चोटी जो पाकिस्तान की है, K2। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। असद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और जितनी भी चोटियां आपने सर की हैं उनकी दास्तान हमसे शेयर करने के लिए। हम उम्मीद करके ये सफ़र आपका यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक नाज़रीन, आज एक्सप्रेसो स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की जिसने ये साबित कर दिया है कि ख्वाब देखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए हौसला, मेहनत, जुनून चाहिए। और जो लाहौर की हैवी बाइक राइडर हुमैरा सिद्दीक के पास मौजूद है। हुमैरा मोटरसाइकिल पर तन्हा पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों का सफ़र कर रही हैं, ख़वातीन के लिए एक नया पैगाम लेकर कि हाँ, हम हर शौक़ को पूरा कर सकते हैं। हम हुमैरा जो हैं वो ना सिर्फ एक राइडर हैं बल्कि मिक्स मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट उनको हासिल है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी उनके पास है, और उनकी ज़िंदगी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि औरत अगर चाहे तो कोई पहाड़, कोई रास्ता, कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा, इतने पुरखतर शौक़ हैं आपके,
मार्शल आर्ट में आपकी ब्लैक बेल्ट है और उसके बाद फिर बाइक पर सफ़र करना, ये सिलसिला शुरू कब से हुआ? ये सिलसिला बचपन से ही, जब काफ़ी छोटी थी, 8 क्लास में थी, तब से शुरू हुआ था। तब क्या आप साइकिलिंग करती थी? साइकिलिंग करती थी। और आपको तब से शौक था कि आप अकेले निकल जाएं और एक्सप्लोर करें? नहीं, तब तो आपको पता है बच्चा माइंड होता है, तो तब इजाज़त नहीं मिलती थी, तो साइकिल बस घर के आसपास चलाया करते थे। तो बाइक नहीं हमारे घर पे थी, तो बाइक जैसे कि आपको पता है कि लड़कों को शौक होता है बाइक चलाने का, तो घर में मैं और छोटा भाई, तो छोटा भाई मुझे बोलता था कि घर में गेस्ट जो भी आए, तो जो भी बाइक पे आए तो की चुरा के लाना, तो साथ तुम्हें मैं बिठाऊंगा। मैं घर में सबसे उससे भी छोटी थी, तो मैंने की चुरा के लानी, तो उसने मुझे भी साथ बैठाना। एक दिन कहता है कि हमारा आज तुम बैठो आगे और मैं पीछे बैठता हूँ। तो बस इसी चक्कर में जो उसने बस एक दफ़ा मुझे बताया कि ये इस तरह रेस है, इस तरह गियर लगने वाला, ऐसे स्टार्ट होनी है। तो उसके बाद जो है मैंने एक दफ़ा बताने के बाद मैंने स्टार्ट किया है, और उसके बाद मैं पकड़ी नहीं गई। हुमैरा पकड़ी नहीं गई और रुकी नहीं। कोई हादसा तो पेश नहीं आया, क्योंकि शुरू में जब भी आप कोई चीज़ नई व्हीकल चलाना शुरू करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हादसा बहुत ज्यादा आए हैं। बताती कम हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि सुनने वाली जो लड़कियां हैं वो हिम्मत ना हार जाए मेरा सुन के, लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि इतनी मुश्किलात के पीछे क्या क्या है। बाइक चलाते हुए बहुत नुकसान मेरा अपना भी हुआ है। मेरी बोन टूटी है, लड़कियों की आपको पता है ब्यूटी बोन होती है, तो मेरी वो नहीं है। और उसके अलावा जब छोटी जब सीख रही थी तो कितनी दफ़ा मैंने दीवार में मारी, पता नहीं क्या क्या मतलब मेरे साथ हुआ है, वो मैं सबको बता तो नहीं सकती। तो ये मिक्स मार्शल आर्ट्स कहाँ से आ गई आपने? यानी ये तो एक जो है ना ट्रैवल के दौरान हमें ये भी जानना है कि बाइक पहले आई या मिक्स मार्शल आर्ट का शौक पहले आया? पहले बाइक आई। अच्छा। क्योंकि वो उस तरह सीख रही थी, सीखते सीखते बस एक दफ़ा स्कूल से वापस आ रही थी, तो मैंने ना एक टीचर को देखा कि पार्क में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये पता नहीं, मैंने कहा ये कुछ नया लगा मुझे, तो मैंने भी सीखना है। उस टाइम मैं था, मेरा लड़कों वाला माइंड था, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, लड़कियों वाली चीज़ें तो मेरे में थी नहीं, मेकअप करना और इस तरह की। आपको पता है लड़कियां जो है वो बचपन में गुड़िया से खेलती हैं, और मुझे शौक होता था बस आते जाते लोगों को पीटना और जो है बस इस तरह की चीजें करना। पीटती तो हूँ, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बन जाती, लीगली पीटूंगी। अच्छा, यहाँ पर ये बात है कि सीखने की जब कंप्लीट करने के बाद मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया था। तब जब सीख रही थी तब बहुत मारा था। ये चीज़ मेरी चेंजिंग आई थी कराटे सीखने के बाद, क्योंकि हमारे सर ने भी मुझे सिखाया था कि मार्शल आर्ट सीखने के बाद आपने इसको आते जाते एवं नहीं मारते ना लोगों को, तो वहाँ पर आपने इस्तेमाल करना जहाँ पर करना चाहिए। समझदारी की बात की थी। आई होप कि आपने वो जो है साथ रखा होगा। अच्छा, साथ ही भी जानना चाहेंगे कि राइडिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, किसी ने आपको रोका नहीं? किसी ने ही आपको कहा कि क्या कर रही हो मेरा? बड़ा मुश्किल सवाल है। रोका था, बहुत मैंने मार खाई है बाइक की वजह से, क्योंकि जिस एरिया में, जिस इलाके में 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा ही नहीं समझा जाता था कि एक लड़की बाइक चला रही है तो क्यों चला रही है। मैंने जब भी बाइक चलानी है मुझे डांट पड़नी है, मुझे मारा जाता था, लेकिन फिर मुझे मेरा शौक था, मैं छोड़ नहीं सकती थी। मेरा दिल करता था कि मैं जिस तरह लड़कों को, आपको बेहतर पता है कि जब लड़के सीख रहे होते हैं तो उनको होता है कि हम डेली बाइक चलाएं, मेरा भी यही दिल करता था। तो मुझे बहुत मारा जाता था। मैं कहती थी ठीक है, मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी और बाइक चलाऊंगी और मैं कुछ करूंगी, बस ये माइंड में एक सेट कर लिया था। तो उसके बाद मुझे 10 साल पे हो गए, मैं लाहौर में शिफ्ट हुई, स्टडी करने के लिए आई। तो आते ही मैंने सबसे पहले बाइक ली है, और उसके बाद मैंने साथ ही कराटे स्टार्ट किए। तो जुनून था कुछ करने का, कुछ सीखने का। तो बाइक, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, कभी कोई चीज़ नहीं देखी, मैं निकल जाना कराटे सीखने के लिए। कहाँ कहाँ के ट्रेवल्स किए, दूर दराज इलाकों के खास कर बताइएगा। और दूसरा ये कि क्या आप बॉर्डर पार भी जाना चाहेंगे? अगर हुआ तो लाजमी जाऊंगी। मेरी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जैसे ये ब्यूटी बॉर्न टूटी, उसके बाद जो है मुझे ना 2 माह बेड रेस्ट पे थी। तो उससे पहले तो मैं लाहौर में बाइक चलाया करती थी, छोटे छोटे सिटी, उकाड़ा चलेगी, साहिवाल चलेगी, कसूर चलेगी, मतलब छोटी छोटी सिटी में जाया करती थी। तो जैसे ही ये मेरी बोन टूटी ना, तो मैंने कहा कि ये तो ऐसे सब मुझे कह रहे हैं कि अब तुम बाइक ना चलाओ, अब ये होगा वो होगा। तो मैं मतलब कि हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस 2 माह में मैंने सोचा है कि नहीं, मैं अगर हिम्मत हार गई तो मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हिम्मत हार जाएंगी। तो फिर मैंने जिस तरह ही मैं ठीक हुई, मैंने उसके बाद अपना पहला सफ़र स्टार्ट किया मरी से। यहाँ से मैंने अपनी सिस्टर को बता के अकेले मरी चली गई।
मरी का सफ़र करके आई, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल ठीक ठाक मैं घर पहुंची हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा मज़ा आया कि ये अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए, पाकिस्तान की ब्यूटी दिखानी चाहिए। उसके बाद मैंने अपने सफ़र जारी कर दिया, रिकॉर्ड भी करती हूँ, साथ साथ व्लॉगिंग करती रहती हूँ। पास तक का जो सफ़र था वो कितना चैलेंजिंग और वो तो बिना सोचे समझे किया था ये, तो फिर भी कितनी देर में आपने किया, क्या क्या चैलेंजेस आपको? 1 वीक मुझे लगा इसके ऊपर, और अचानक प्लान किया था, तैयारी कोई नहीं थी, एकदम से बस सोचा कि मेरे साथ मेरा ग्रुप है, तो उन्होंने जाना था स्कर्दू, तो मैंने जाना था खुंजराब। तो उन्होंने प्लान किया हुआ था, मैंने कहा चले ठीक है इकट्ठे निकलते हैं। लाहौर से हम लोग इकट्ठे निकल गए हैं, आगे जाके उनके और मेरे रास्ते जो है वो चेंज हो गए हैं। मैं खुंजराब की तरफ चली गई, वो स्कर्दू चले गए। तो रास्ते में आपको पता है कि जब आप उस इलाके में जाते हैं ना, कि वहाँ के मकामी लोग जो होते हैं वो बड़ी सपोर्ट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक गुजरात तक पहुँची हूँ। तो हुमैरा ये भी जानना चाहेंगे कि लड़कियों को अक्सर कहा जाए कि दूर दराज सफ़र के लिए जाना है तो वो गाड़ी का ही इंतखाब करती हैं, और अक्सर डरती भी हैं कि अगर उन चलाना तो दूर की बात, पीछे बैठने से भी डरती हैं। तो आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या मज़ा आता है जो आपको गाड़ी में नहीं आता? गाड़ी में आपको वो हवाएं और वो चीज़, गाड़ी बंद करके आप बैठे होते, क्या मज़ा है। तो बाइक पे तो एक आप कहीं भी रोक सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ पर बाइक जा सकती है वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। तो और दूसरी बात ये है कि बाइक पे जाना, मैं वही जैसे बात की है कि अगर मैं हिम्मत हार जाती तो ऐसी कई लड़कियां जो है जिनके लिए मैं एक मिसाल बन के घर से निकली, और मैं उन लोगों को बताने के लिए कि जो बातें किया करते थे कि लड़की बाइक नहीं चला सकती, आपने साबित कर दिया। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा सफ़र का, ये जो लॉन्ग रूट्स पर आपने ट्रैवल किया है उनमें सबसे मेमोरेबल, और कहीं ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप रुक गई और आपने कहा कि बस अभी थोड़ी देर मुझे यहाँ रुकना है और ये जो खूबसूरती है इसे देखना है? खुंजराब जाते हुए नारायण का गान के पास एक जगह आती है बड़ी खूबसूरत, तो वो मुझे अच्छी लगी थी। वहाँ पर दिल किया कि यहाँ पर कैंप लगाया जाए और यहीं पर स्टे किया जाए। जैसे कि आपको पता है मैं अकेली थी तो रुक नहीं सकती थी, मेरा कोशिश होती थी कि रात होने से पहले पहले मैं किसी अच्छी सेफ जगह पे पहुँचूँ, तो फिर वहाँ पे रुक नहीं सकी। आपने किसी को अपना मोटिवेशन बनाया है, किसी से इंस्पायर हैं? क्योंकि हमारे तो अब बहुत से व्लॉगर्स हैं, मर्द व्लॉगर्स भी हैं, अबरार हैं जिस तरह से वो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, वो मोटरसाइकिल पर जाते आते हैं और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। तो आपको इंस्पायर किया किसी ने, या फिर आप पहले से अपनी जर्नी शुरू कर चुके? पहले से कर चुकी थी। मैं सोशल मीडिया पे दिखती कम हूँ और अपने माइंड से चलती हूँ, जो मेरा माइंड कहे ना कि ये करना है, फिर वो मैं बिना सोचे समझे कर जाती हूँ। करने के बाद फिर देखती हूँ। तो आप भी अपनी कंटेंट जो है, वीडियोस जो हैं, आपने कहा कि आप भी रिकॉर्ड करती हैं, तो वो आप लगाती हैं प्रॉपर आपका? जी जी। अच्छा, और कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का कि एक लड़की जो है वो इतनी दूर दूर तक पहुँच गई और दिखा रही है? ये अभी मैं लास्ट मरी में एक इवेंट करके आई हूँ, तो उसमें ना मैं पहले सोलो कर रही थी, उसमें मैंने तकरीबन 16 लड़कियां साथ लेके गई हूँ यहाँ से। तो मैं उसमें कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों के, तो उसमें अच्छे भी आ रहे थे, बुरे भी आ रहे थे। वो एक ग्रुप देख के ना तो नीचे लड़के कमेंट्स कर रहे थे कि आप लड़कियां हो, घर में बैठो, घर में खाना बनाएं, ये करें वो करें। तो वो मतलब टिपिकल माइंडसेट को तो आपने चेंज किया और काफी हाँ, मैं वो कमेंट्स पढ़ के देखे, मैंने कहा यहाँ जहाँ पर 2 बुरे करने वाले वहाँ पे 10 अच्छे करने वाले भी हैं, तो इसलिए मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने कहा बहुत मजेदारी मिलती है, खास तौर पर मैं अगर खुद देखूं रोड पर, अगर कोई अब तो माशाल्लाह बहुत सारी नजर आ रही है, वो अकेली बाइक चला रही हैं, कुछ स्कूटीज चला रही हैं, तो इंडिपेंडेंट देख के खवातीन को खुद फखर महसूस है। और मेरे ख्याल से सोसाइटी का माइंडसेट किसी हद तक चेंज हो गया, लेकिन जैसे आपने कहा जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी बहुत अभी काफी हो गया, लेकिन अभी है जिसको मैं करूंगी वो भी चेंज इंशाल्लाह के वक्त आएगा, मैं करूंगी वो भी चेंज इंशाल्लाह। अच्छा, अगला क्या टारगेट है? कौन सी जगह डिसाइड की हुई है कि अब हुमैरा ने यहाँ जाना है? अभी पाकिस्तान से बाहर जाऊंगी। अभी तो वैसे पाकिस्तान में भी काफ़ी जगह हैं जो मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले वो दिखाऊं, और अभी तक काफ़ी मुझे पता चला है कि जहाँ पर कोई नहीं जा सका, मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान की वो जगह भी दिखाऊं जहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा, और मैं जाऊँगी। अभी मैं सर्च कर रही हूँ, और क्योंकि जारी बात है आपको वैसे भाई बरार का आपने नाम लिया, तो वो तकरीबन उन्होंने सारी जगहों पर तो वो गए हैं, मैं तलाश करूँगी जहाँ पर वो भी नहीं गए, तो मैं ऐसी जगह पे जाऊँ, और उसके बाद मेरा प्लान ये है। स्टेट्स जाने का सोचा था, वो पहले ही पहुँच गए। अच्छा, तो मेरा इसके साथ साथ ये बताएं कि आपको, क्योंकि कुछ लोग सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हैं,
कुछ लोग दोस्तों के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो पार्टनर्स के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आप कैसे? दोस्तों के साथ। क्योंकि ये होता है कि मोस्टली तो आप सोलो, मैं सोलो करती हूँ, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि दोस्तों के साथ। अब मैं बता रही हूँ ना, लास्ट मरी का टूर करके आई हूँ, तो बड़ा मजा है दोस्तों के साथ। सफर का ही नहीं पता चलता। अकेले हो ना तो आप फिर चलते जाते हैं, रुकते नहीं है। दो साथ हो ना तो किसी को कोई मसला है, कोई बाइक में मतलब पेट्रोल खत्म हो गया, किसी को कोई मसला हो गया, तो वो एक बहाना बन जाता है। इसे एडवेंचर कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये चीज़ अच्छी है कि बार बार रुकना पड़ता है। ये अकेले हो तो आप चलते जाते हैं, आप फिर आपके माइंड में ये होता है कि हाँ मैंने अपनी लोकेशन पे पहुंचना है। इतनी दूर जा जाकर तो आप आधी से ज्यादा मैकेनिक भी बन चुकी होंगी अपनी बाइक की। इतनी नहीं आता है सब कुछ, लेकिन मैं जब यहाँ से जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ मैं अपनी बाइक को बिल्कुल ठीक करवाती हूँ, चेक करवाने के बाद उसके बाद फिर निकलती हूँ। हाँ, लेकिन अगर पंक्चर हो जाए बीच में? हुई नहीं कभी। अच्छा, और फिर आप लकी हैं। हाँ, पुरखतर रास्तों पर भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर गाड़ियाँ अक्सर हो जाती हैं। जब मैं गुजर रही होती है ना तो वो आप पता ना रास्ते में शहर भी आते हैं, तो फिर चेक करवा लेती हूँ अपनी। ठीक है, बेहतर होता है। अच्छा हुमैरा, बहुत सारी लड़कियां, जिस तरह आपने कहा कि आप मोटिवेशन उनके लिए बनना चाहती हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी खवातीन के लिए मोटिवेशन है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो किसी मौके का इंतजार करती रह जाती हैं और फिर जो उनका टैलेंट होता है उसको वेस्ट कर देती हैं। क्या पैगाम है उनके लिए? उनको मैं यही कहूँगी कि इंतजार ना करें मौके का, आपका जो दिल करता है आप वो कर जाएं। जैसे मैंने बिना सोचे समझे, मेरा मकसद जो था ना आज तक जो लोगों को समझ में नहीं आया, देखिए जैसे मैंने बताया कि कमेंट्स आए हैं, उसके ऊपर 10 अच्छे भी थे, 2 बुरे थे, लेकिन उनको मैं यही कहूँगी कि अगर वो आम लड़की देख ले वो कमेंट्स जो है, तो वो तो हिम्मत हार जाएगी। वो कहेगी कि नहीं मैंने नहीं बाइक चलानी या मैंने ऐसे कुछ नहीं करना। तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं, जहाँ बुरे वहाँ अच्छे हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी। जो आपका दिल करता है, जो आपकी ख्वाहिश है, आप वो करें, और आप उसको एक मतलब लिमिट में रह के करें। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक छोटे से इलाके से निकल के और किस तरह मैंने मतलब यहाँ तक पहुंची हूँ, एक इज्जत से नाम कमाया। अगर आप इस तरह करती हैं तो मैं कहती हूँ कि आप अपनी जो ख्वाहिशात है उसको पूरा करें। बिल्कुल करना चाहिए। हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने। और हुमैरा जैसी खवातीन ही हैं जो नए रास्ते बना रही हैं, और उन्हीं रास्तों पर चलते हुए बहुत सी खवातीन अपनी ज़िंदगी की मंजिलें भी पा सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुमैरा अपना सफ़र यूँ ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर किंग ऑफ मेलोडी को ट्रिब्यूट देते हैं। लासवाल गीतों के खालिक मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आज 41वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी तख्लीक की गई धुनें आज भी कानों में रस खोलती हैं। 84 को खालिक हकीकी से जा मिले, छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अभी आपको छोड़े जाएंगे उनके खूबसूरत गीत के साथ।